अजय भैया और दीदी, आपका स्वागत है। जी नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया। भैया, मैं आपका और दीदी का परिचय रखता हूँ, फिर आप शुरू कर सकते हैं। तो अजय भैया पत्रकार है, और भैया आप यूएचवी के साथ जुड़े हुए हैं लंबे समय से। भैया मूल्य आधारित पत्रकारिता करते हैं। भैया यहाँ के जो अटल भुजन योजना में सुपरवाइजर है, और साथ में वीडियो एडिटर का भी काम करते हैं। जो यूएचवी लिविंग सेंटर है, वहाँ पे भी भैया की भागीदारी रहती है। भैया के साथ में आज मोहिनी दीदी भी अपनी बात को रखेगी। दीदी भी इस यूएचवी सेंटर में अपनी भागीदारी को निभा रही है, और साथ में ही अजल भुजल जो योजना है उसमें दीदी भी मास्टर ट्रेनर है। तो आप दोनों का भी स्वागत है भैया, ओवर टू यू। जी सभी को नमस्ते। मेरा नाम अजय यादव है और मैं छतरपुर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। यहाँ पे लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं और इन 20 वर्षों में कुल मिलाकर कहा जाए तो मेरी अभी उम्र 40 साल हो चुकी है। लेकिन जब से यूएचबी से जुड़ा हूँ तब से मेरा जीवन उसको काउंट करना मैंने शुरू किया है कि मैं कितनी यात्राएं कर चुका हूँ और मेरा ये शरीर कितने बार बदल चुका है, मेरी जो सोल है वो कितनी यात्राएं कर चुकी हैं। इन सब के बारे में जानकारी बहुत कम थी, लेकिन जब से मैं आदरणीय भगवान सिंह भाई साहब से मिला और उन्होंने मुझे देखते हुए, उन्होंने मुझे समझते हुए ये जो प्रस्ताव दिया यूएचबी को सुनने का, समझने का, तो छोटे छोटे प्रस्ताव उनसे मिले। लगभग 2016-17 से मैं उनसे जुड़ा हूँ और लगातार मैंने अपने आप में कुछ ना कुछ अच्छा होना पाया, अपने परिवर्तन में देखते रहा। शादी के बाद से जिस प्रकार की जो उथल पुथल हुई, हमारे जो वैचारिक मतभेद रहे और इतने ज्यादा हम दोनों पति पत्नी विवाद करते रहे, क्योंकि मैं सिवनी का रहने वाला हूँ, महाकौशल प्रांत का, और ये बुंदेलखंड छतरपुर की है। तो इनके कुछ संस्कार थे और कुछ मेरे संस्कार थे जो शायद मैच नहीं हो रहे थे। तो इतने ज्यादा विवाद हुए, इतने ज्यादा झगड़े हुए कि हम अंतिम कगार तक पहुंचे। एक दूसरे के साथ संबंध विच्छेद करने तक की नौबत आ गई, मामला पुलिस तक पहुंचा। और इस इन सब अव्यवस्थाओं के बीच हमने कहीं ना कहीं अपने बच्चों को दरकिनार कर दिया, अपने आप को, अपनी अपनी ड्यूटी को, अपने परिवार को, सब कुछ अलग हो चुका था। लेकिन जिस मूड को लेके हम बाहर जाते थे, जिस क्रोध को, जिस आवेश को जो अंदर चलता था, वो दुनिया देख सकती थी कि कुछ ना कुछ इनके मन में, जहन में कुछ गलत चल रहा है। तो लेकिन किसी ने पूछने के बाद उसका सॉल्यूशन या हल नहीं बताया। सबने उसको एक बहुत ही लाइट इंसिडेंट लिया, बहुत ही हल्के में लेते हुए उसको सब ठीक हो जाएगा, उसको भगवान पे छोड़ दो, इस तरह की बातें करके हमें बहलाने की कोशिश की या हमारी मदद की। लेकिन जब आदरणीय भगवान सिंह भाई साहब ने मुझे देखा और उन्होंने मेरे चेहरे के उस पीछे के भाव को देखकर मुझसे संवाद करने की कोशिश की, फिर मैंने उन्हें पूरी कहानी डिटेल में बताई। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे धर्म पत्नी जी के जो परिवार है उनसे मुलाकात की, उनसे भी संवाद किया। इस तरीके से उन्होंने दोनों परिवारों के विचारों को जानते हुए, उनसे बार बार काउंसलिंग करते हुए, माता जी पिताजी से मिलकर, भाई बहनों से मिलकर संवाद स्थापित करके जो एक बॉन्ड बनाया। और सबसे बड़ी बात कि मेरी समझ और मेरी धर्म पत्नी जी की समझ को विकसित करने में जो प्रयास भाई साहब और भाभी जी अरुणा परमार जी ने किया, और इसको और ज्यादा गति तब मिली जब हम
परिचय शिविर भीलवाड़ा में पहुंचे और कानपुर में हमने परिचय शिविर किया। दोनों ही शिविर मोती भैया के द्वारा हमें करवाए गए। तो वहां पर हमारी जो गति बहुत धीमी थी, उस गति को एक रफ्तार मिली। ये जो स्टेप्स थे, इन स्टेप्स को हम बोलते थे, इन स्टेप्स को हम सुनते भी थे और इससे हमारी गति बढ़ती थी। लेकिन जब परिचय शिविर हम करते हैं और उस एटमॉस्फेयर में, उस वातावरण में हम लंबे समय तक रहते हैं, उसे जीते हैं और अपनी सहभागिता उस पूरे शिविर के दौरान दर्ज कराते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी गति को बहुत ज्यादा बढ़ाने में बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई। और हमारी जो वैवाहिक जिंदगी थी, हमारी जो पारिवारिक जिंदगी थी, जो संवाद एक प्रकार से रुक चुका था, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं था और और भी काफी कुछ ऐसी समस्याएं थी, लेकिन वो सारी समस्याएं केवल यूएचबी के संपर्क में आने से, खुद को समझने में जो समय लगाया हमने, उससे इतने अच्छे बदलाव हुए और स्थायी बदलाव हुए। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही दिव्यता है, बहुत ही अच्छी बात है और इसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता अर्पित करता हूँ आदरणीय भगवान सिंह परमार जी के लिए, भाभी जी अरुणा परमार जी के लिए, गणेश बागड़िया सर के लिए और पूरी यूएचवी टीम के लिए, जो सुबह से ही सभी के उत्थान के लिए, सभी के विकास के लिए कार्य में लग जाते हैं। और हम जैसे जाने कितने परिवार हैं जो रोज सुबह सुनते हैं और सुनकर वो लगातार विकास कर रहे हैं, समझ को बढ़ा रहे हैं। और मेरा अनुरोध है कि सिर्फ सुनने से अच्छा है कि अगर आप परिचय शिविर करें तो आपकी गति और ज्यादा बढ़ेगी, आप और दूसरों के साथ भी उपकार करने में सहायक हो पाएंगे। और जितना भी प्रकार का जो समाज में, परिवार में, आस पड़ोस में जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या बढ़ रही है, उसको हम कहीं ना कहीं समझ के माध्यम से सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। ये एक प्रयास चलता रहेगा। इसके बाद में आता हूं अभ्यास 1 और 2 में, जिसमें मेरी क्या समझ बनी है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। अभ्यास 1, जिसमें जो पहला बिंदु है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि हम में जो कल्पनाशीलता चल रही होती है, जो इच्छा, विचार, आशा चल रही होती है, इसमें हम केवल इसको देखते थे, ध्यान जाता था, मगर उस ध्यान में वो समझ नहीं थी जो यूएचबी से जुड़ने के बाद आई है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बदलाव मैंने देखा है कि हमारे अंदर जो कल्पनाशीलता चल रही है उसको हमें कैसे देखना है, किस इच्छा को, किस विचार को, किस आशा को पढ़ना है और बिना किसी प्रतिक्रिया के अपनी कल्पनाशीलता को देखने में हमारा ध्यान अब उस ओर जा रहा है। बड़े ही सहजता के साथ अब मेरा ध्यान इस ओर जा रहा है। और उसके बाद जो भी हम विचार चलाते हैं अपनी कल्पनाशीलता में, तो क्या हम उससे बहुत ही सहज हैं या असहज हैं? तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि हमारी कल्पनाशीलता में कभी सहजता चलती है, कभी असहजता। जो भाव विचार चलते हैं, जिनके कारण मैं कभी अनुकूलता से तो कभी प्रतिकूलता से प्रस्तुत होता हूं, इस ओर भी मेरा ध्यान अब जाने लगा है। तीसरे बिंदु में है, इस क्षण में जो भाव विचार चल रहा है उस भाव के साथ आराम में है या संगीत में है या सुखी है। जब मैं सहज होता हूं तो बहुत सुखी होता हूं और जब मैं असहज होता हूं
तो बहुत दुखी होता हूं। ये मैं अब देख पा रहा हूं। चौथे बिंदु में है कि जो विचार या भाव चल रहा है, इसका निर्णय कौन लेता है। तो ये अब मैं पूर्ण रूप से देख पाता हूं कि जो भी निर्णय चल रहा है, सुखी दुखी होने का, उसका निर्णय मैं ही लेता हूं। क्योंकि इसमें पहले लगता था कि बाहर से कोई व्यक्ति है जिसके कारण ये हो रहा है, या कोई मान्यता है। लेकिन इस स्टेप में यह पता चलता है कि जो भी निर्णय हो रहे हैं उसका जिम्मेदार मैं ही हूं, और 100% मैं ही हूं। यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, और यह मेरी जिंदगी को एक नई दिशा देता है। और यदि हम इसे समझते हैं तो बिल्कुल सही जी पाते हैं। पांचवें स्टेप में है, इस क्षण जो भाव विचार चल रहा है उसका निर्णय का आधार क्या है। इन भाव विचार को, जिन्हें हम निर्णय पूर्वक चलाते हैं, या इन्हें चलाने का जो आधार है वो क्या है। तो वो है सहज स्वीकृति। कोई बाहरी परिस्थिति या मान्यता है। भाव विचार में जब हम देखने गए तो पता चला कि हमारी सहज स्वीकृति ही इसका मुख्य आधार है, ना कि कोई बाहरी परिस्थिति या कोई मान्यता। जैसे जैसे हम सहज स्वीकृति को बढ़ाते हैं, हम बहुत ही रिलैक्स होते हैं, और हमारा विरोध घटता जाता है। छठवें स्टेप में कौन सा भाव सहज स्वीकार है। तो निश्चित रूप से हमें संबंध का भाव सहज स्वीकार है, व्यवस्था में रहना स्वीकार है, और सहअस्तित्व में, इसकी लय में हम जीते हैं, ये हमें स्वीकार होता है, और हम बहुत ही सहज होते हैं। संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व को संपूर्णता में समझने का काम करते हैं। पूरी प्रकृति और अस्तित्व के संदर्भ में हम इसे समझ पाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, और हम इसको समझते हैं तो बहुत ही सहज होते हैं, सरल होते हैं, और संगीत में होते हैं। सातवें स्टेप में कहना चाहूंगा कि संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व में रहने के लिए हम संकल्पित होते हैं, क्योंकि हमें सहज रहने में, शांत रहने में, सुखी होने में हम बहुत ही एक लय में होते हैं। और संबंध, व्यवस्था, सहअस्तित्व में और हम गहरे में जाते हैं, और ज्यादा समझेंगे, और ज्यादा लगातार कार्य करते रहेंगे। ये हमने प्रण किया है, संकल्प लिया है। लगातार हम मॉर्निंग सेशन में जुड़ रहे हैं। अब मैं बात करूंगा अभ्यास 2 की, जिसमें हम बॉडी और सेल्फ को समझते हैं। बॉडी और सेल्फ के बारे में मैं कितना कुछ समझ पाया हूं, मैं आपके सामने अपनी बात रखूंगा। जिसमें चैतन्य और शरीर, ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, जिसमें पहले तो हम समझ नहीं पाते थे। केवल शाब्दिक रूप से ये हमारे संपर्क में था, हमने इसे सुना था। लेकिन ये जो 2 परिचय शिविर हुए उसके बाद से एक इसमें बहुत अच्छी हमारी कसावट आई, इसे हम समझ पाए। जिसमें मैं और शरीर, ये 2 अलग अलग वास्तविकताएं हैं, ये हम समझ पाए। जिसमें सेल्फ निर्णायक होता है, और जो हमारा शरीर है, बॉडी है, वो हमारी इसे चलने फिरने में मदद करती है। मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो ये भी हम केवल इसको शब्दों में समझते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी ये जो परिचय शिविर हुए हैं, इन्होंने बहुत मदद की है, और अभी भी हम इच्छा रखते हैं कि और शिविर करें। क्योंकि ये जो शब्द हैं, इनको हम अंदर डिसॉल्व कर पाते हैं, इनको हम अंदर आत्मसात कर पाते हैं। तो समझ में आया कि शरीर और जीवन के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। पहले शरीर तक कोई सूचना आती है,
फिर वो सूचना सेल्फ तक पहुंचती है, फिर इसके बाद सेल्फ ऑर्डर देता है और फिर बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करती है। तो ये इतना लंबा जो साइकिल है, प्रोसेस है, ये समझ में पहले बहुत कम आता था, लेकिन अब इस ओर हमारा ध्यान जा रहा है। तीसरे बिंदु में मैं कहना चाहूंगा कि शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, और इसका निर्णय मैं लेता हूं। इस ओर भी अब मेरा ध्यान जा रहा है। सेल्फ और बॉडी के बीच में एक निश्चित दूरी है। जो निर्णय सेल्फ चाहता है उसे पढ़ता है, और जिसे नहीं चाहता उसे नहीं पढ़ता। केवल हम इस ओर अपना ध्यान जो नहीं लगाते थे, अब वो ध्यान हमारा जाने लगा है। इस ओर हमारा प्रयास लगातार चल रहा है। चौथे पॉइंट में है कि संवेदना से अलग होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूं, और मैं शरीर से अलग हूं। मेरी और शरीर के बीच में दूरी है, मेरी संवेदनाओं से भी दूरी है। इस ओर ध्यान जा रहा है, लेकिन इसमें अभी हमारा प्रयास थोड़ा कम है। इसमें थोड़ी मेहनत मुझे और लगता है कि करनी चाहिए। पांचवें बिंदु में मैं कहना चाहूंगा, बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है। निर्णय पूर्वक मैं उसे पढ़ता हूं, फिर अर्थ देता हूं। उससे प्रभावित होता हूं या नहीं होता हूं, तो पहले तो कोई भी बाहरी सूचना आती थी तो तुरंत हम प्रस्तुत हो जाते थे उसी भाव के साथ, जिस भाव के साथ वो हमारे पास पहुंची है। लेकिन जब से हम परिचय शिविर किए हैं, यूएचबी से जुड़े हैं, तो उस सूचना को हम पहले सुनते हैं, समझते हैं, फिर उसके आधार पर पहुंचकर और ये समझकर कि सामने वाले की स्थिति क्या है, फिर उसको हम उस वैसा प्रस्ताव देते हैं। और जो रिएक्ट की हमारी प्रवृत्ति थी कि हम क्रोध में आ जाएं, उसे भी हम भला बुरा कहें, तो ये काफी हद तक कम हुआ है। बहुत कम हो पाता है कि हम तुरंत रिएक्ट हो। बाहरी सूचनाओं को हम क्या अर्थ देते हैं, अगर हम बहुत ही सहज स्वीकृति के आधार पर भरोसे से सही का अर्थ देते हैं तो हम काफी स्वतंत्र होते हैं। और यदि बाहर से कोई हमें बुरा कहता है, अपशब्द कहता है, तो हम प्रतिक्रिया पूर्वक या मान्यता के आधार पर विरोध करते हैं, तो हम परतंत्र होते हैं। हम अपने स्वभाव में ही रहें, प्रतिक्रिया ना देते हुए अनुक्रिया में रहें, तो हम स्वतंत्र हैं। छठवें स्टेप की हम बात करें, बाह्य परिस्थिति का शरीर का प्रभाव और मेरा निर्वाह। प्रतिक्रिया पूर्वक, परतंत्रता पूर्वक जीना। मैं संवेदना को निर्णय पूर्वक पढ़ता हूं। मैं अपने संस्कार के साथ जोड़कर उसे अर्थ देता हूं या उससे प्रभावित होता हूं। अपने भाव विचार को बनाता हूं, बिगाड़ता हूं, सुखी दुखी होता हूं, प्रतिक्रिया पूर्वक प्रस्तुत होता हूं। तो इसमें मैंने देखा है कि यदि हम सहज रूप से हमें क्या स्वीकृत है, ये जब प्रश्न करते हैं तो हमें दो ऑप्शन आते हैं, जिसमें प्रतिक्रिया है या अनुक्रिया है, या पराभाव है या स्वभाव है। तो हमें स्वभाव में बना रहना ही अच्छा लगता है, उसमें ही हम लय में होते हैं, सुखी होते हैं। जब हम अच्छे निर्णय लेते हैं तो हम स्वभाव में बने रहते हैं, हम स्वतंत्र होते हैं, संबंध में होते हैं। और जब हम विरोध के निर्णय को चुनते हैं तो हम प्रतिक्रिया में होते हैं, दुख में होते हैं। और यहां हम दोनों को देख पाते हैं, संबंध को और प्रतिक्रिया को। तो हमारे संबंध में कार्य करने की इच्छा शक्ति और भी बढ़ जाती है। सातवें स्टेप में मैं कहूंगा कि मेरे और शून्य के साथ सहअस्तित्व में बना होना, निरंतर क्रियाशील होना। शरीर का होना भी शून्य के सहअस्तित्व में बना हुआ है। आवश्यकता अनुसार
शरीर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान शून्य के माध्यम से ही होता है। यह काम आवश्यकता अनुसार सामयिक रूप से या निरंतर, और इस पूरे 7th पॉइंट में जो बात है वो बहुत बड़ी बात है, और लगातार हम इसमें प्रयास कर रहे हैं, ध्यान भी इस ओर लगा रहे हैं, और थोड़ी सी गति भी बढ़ी है, जिसमें कहना चाहूंगा कि मेरे और शरीर के बीच में दूरी है, और शून्य में मैं बना हुआ हूं, शरीर भी शून्य में बना हुआ है। दोनों के बीच में शून्य के माध्यम से आदान प्रदान भी हो रहा है, और इस ओर हमारा अब ध्यान जा रहा है। शरीर हमारा एक उपयोगी साधन है, और हम जो भी अभिव्यक्त करते हैं वो शून्य के माध्यम से ही कर रहे हैं, और इस स्टेप में लगातार हमारा प्रयास चल रहा है, ध्यान जा रहा है, और इसे और अच्छा करने की कोशिश हम कर रहे हैं, और ज्यादा इसमें परिपक्व हो इसके लिए प्रयास चल रहा है। आगे मैं कहना चाहूंगा कि सुख स्वभाव है या प्रभाव। तो पहले तो लगता था कि ये प्रभाव है, क्योंकि दूसरों को देखकर ही हम सुखी और दुखी होते थे, लेकिन अब इस ओर से ध्यान हटकर अपने स्वत्व पे जा रहा है, स्वभाव को हम समझ रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब उस पर एक प्रकार से फुल स्टॉप लगने वाला है, इस ओर क्योंकि ध्यान जा रहा है। और इसे हम स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए मॉर्निंग सेशन करते हैं, नौगांव में लिविंग सेंटर है, वहां जा रहे हैं। अपने बच्चों के साथ रोज शाम को परिवार सभा हम करते हैं, परिवार में रहकर। स्वयं में समझ को बढ़ाने के लिए दूसरों से हम संवाद करते हैं, जहाँ पे दिक्कत आती है वहां पर हमारा जो लिविंग सेंटर है वहां पर हम जाते हैं, और वर्तमान में जो जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक भागीदारी है, उसके एवज में मैं कहना चाहूंगा कि जो मेरा क्षेत्र है पत्रकारिता का, इसमें काफी कुछ मेरा जो बदलाव हुआ है उसके बारे में बताना चाहूंगा। कि पहले जो पत्रकारिता थी उसमें काफी कुछ लेन देन हुआ करता था, और खबरों की हमें कोई सेंस नहीं था। जो भी खबर है नॉनसेंस तरीके से उसको चला देते थे, हमें कोई बिना किसी समझ के कि हम क्या दिखाने वाले हैं टीवी पे, उसे लोग किस वक्त देख रहे हैं, कोई भोजन कर रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई सुबह उठ रहा है, क्योंकि वही न्यूज पूरे 24 घंटे चलती है, और अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग स्थितियों में उस खबर को देखते हैं। कुछ विचलित हो जाते हैं, कुछ परेशान हो जाते हैं, किसी को दुख पहुंचता है। तो ये सारी चीजों का अनुभव नहीं था, ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी। लेकिन जब से हम यूएचबी से जुड़े हैं, और भाई साहब जी ने जो प्रस्ताव दिया, भगवान जी ने मुझे बताया कि क्यों ना हम सकारात्मक समाचारों को ही प्रचारित करें, तो ये तो कठिन है, क्योंकि इसमें जो पेज है या जो स्लॉट है वो फुल नहीं होता है। तो एक बड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं था इसके पीछे, लेकिन भाई साहब का जो अनुभव था उसके एवज में करना शुरू किया। तो लगभग 2 साल तो बहुत कठिनाई में रहे। समाज ने भी एक प्रकार से, पत्रकारिता के समाज ने मुझे दूर किया कि अब ये वो पत्रकार नहीं रहे हैं, और समाचारों को निकालने का जो तरीका बदला, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बुलाया नहीं जाता था।
लेकिन अभी एक जो ऑब्जर्विंग टीम होती है, जो मीडिया को ऑब्जर्व करती है, उन्होंने एक सिलेक्टेड कमेटी बनाकर जो अलग अलग पत्रकारिता अलग अलग क्षेत्र में करते हैं उसको कैटेगराइज किया है, और उसमें मुझे शामिल किया कि भाई ये जो इनकी पत्रकारिता है वो पॉजिटिविटी से भरी हुई है, सकारात्मक पत्रकारिता है, तो मुझे उस प्रकार के कार्यक्रमों में बुलाया जाता है। ये एक अचीवमेंट मुझे मिला है जो पत्रकारों ने भी मुझे दिया है। और एक कुछ अखबार हैं वो केवल पूरे वीक में एक दिन सकारात्मक खबरों को छापते हैं, तो कोशिश उनकी भी रहती है कि वो 1 से 2 दिन 2 से 3 दिन इसको बढ़ाएं, और वो हमने आदरणीय भाई साहब के साथ उनके सानिध्य में इसको बढ़ाने की पूरी कोशिश की है, तो वो समाज भी उसको अब स्वीकार कर रहा है। ये एक अच्छा आउटपुट मुझे मिला है। स्वयं में समझ के लिए हम रोज सुबह से इसके साथ जुड़े हुए हैं, सुनते ही हैं मॉर्निंग सेशन, और जहां दिक्कत आती है यहाँ भाभी जी है ही हैं, अरुणा परमार जी, तो उनसे हम मार्गदर्शन लेते हैं। और जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे परिवार को देखकर यहाँ जो आस पड़ोस में लोग पूछते हैं कि अब आपके बीच में झगड़े नहीं होते हैं, लड़ने झगड़ने की आवाजें नहीं आती हैं, तो उनको भी हम बताते हैं कि आप लिविंग सेंटर में चलिए, वहां इसे समझिए। तो कुछ लोग जाते भी हैं और उनके परिवार में भी सुख शांति आ रही है। इतनी ही बात मैं रखना चाहूंगा। अगली शेयरिंग के लिए मैं अपनी धर्म पत्नी मोहिनी यादव जी को माइक दे रहा हूँ। जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम मोहिनी यादव है और मैं छतरपुर से हूँ, और अभी मैं अटल भूजल योजना में मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य कर रही हूँ। और मैं यूएचबी से श्री भगवान सिंह परिमार और भाभी साहब श्रीमती अरुणा जी के माध्यम से ही यूएचबी से जुड़ी हूँ, करीब 3-4 साल पहले। और सुबह जो मॉर्निंग क्लास चलती है उसको भी मैं अटेंड करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर यूएचबी की बात करूं, तो जैसा कि अभी मेरे पतिदेव ने बताया है कि पहले हम लोग किस स्थिति में थे और हमारे घर में कितना विवाद था, तो अभी ये सब में जितना भी बदलाव आया है या जो भी उन्होंने बताया है, ये सब यूएचबी की बदौलत ही मैं मानती हूँ। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देती हूँ मैं भाई साहब को, क्योंकि भाई साहब के माध्यम से ही ये सब संभव हुआ है। और अब अभ्यास 1 की बात करूं कि मैं स्वयं के द्वारा स्वयं को देख पा रही हूँ, तो हाँ, पहले मैं ऐसा नहीं था, मैं स्वयं के द्वारा स्वयं को देख पा रही हूँ। और इसकी सबसे अच्छी समझ मेरी, जो पहला शिविर मैंने भीलवाड़ा में किया था और दूसरा कानपुर में परिचय शिविर किया था, तो इससे ये स्पष्टता सबसे अच्छी हुई है कि मैं स्वयं के द्वारा स्वयं को देख पा रही हूँ। इस पे मेरा ध्यान जाने लगा है। साथ ही कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है, भाव, विचार, इच्छा और किसके प्रति हमारे कैसे भाव हैं, इसको भी मैं देख पा रही हूँ कि कब किसके बारे में विरोध चलता है, कब किसके बारे में अच्छा भाव चलता है। तो इस पर मैं ध्यान देने लगी हूँ। और उदाहरण की बात करूं, जैसे कभी घर से फोन आता है तो मम्मी का फोन आएगा तो पहले से ही लगेगा कि मम्मी यही पूछेंगी कैसे हो, बच्चे कैसे हैं। और जब भी बड़ी भाभी का फोन आता है तो पहले यही है कि ये अपने बेटे के बारे में ही पूछेंगी कि दीदी बेटा है वहां क्या कर रहा है। तो मतलब पहले से ही समझ में आ जाता है, भले ही कोई बात हो या ना हो, तो मन में इस तरह के विचार आने लगते हैं। और क्या सहज है, क्या असहज है, सुखी हूँ, दुखी हूँ, इसको भी मैं समझ पा रही हूँ। पहले ऐसा नहीं था। मतलब पहले की अगर बात करूं तो पहले मेरे लिए सोचने विचार करने की क्षमता ही नहीं थी मेरे में। सभी भाव को विचार को चलाने का निर्णय भी मेरा था। अब इस निर्णय में मुझे सुख में रहना है या दुख में रहना है, इसका निर्णय भी मैं आज ले पा रही हूँ। आज की परिस्थिति को देखूं तो मैं आज समझ पा रही हूँ, जब से मैंने ये यूएचबी की क्लास को अटेंड किया है।
कि मेरे में अगर विरोध है तो उसको कैसे बदलना है, मुझे सुख में रहना है या दुख में रहना है। तो अब इस चीज को मैं समझ पा रही हूँ, और अगर सही समझ के साथ निर्णय लेती हूँ तो निरंतर सुख में रहती हूँ, और अगर मान्यता के आधार पर लेती हूँ तो मान्यता के आधार पर कभी सुखी और कभी दुखी रहती हूँ। और एक उदाहरण की बात करूं जो मतलब कल ही मेरे पड़ोस में हुआ है, कि इंसान अगर कभी कभी दूसरे से भी ज्यादा प्रभावित हो जाता है, हम अपने को नहीं देखती हैं कि हमें कैसे रहना है, लेकिन सामने वाले ने थोड़ी सी बात की और हमारा स्वभाव बदल जाता है, हम तुरंत उस पे ही प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि कल मेरे घर के सामने मेरी एक फ्रेंड रहती है, शिखा, और उनकी सासू माँ अभी घर पे आई हैं, थोड़ा सा हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तो अभी बड़ी बहू ने सेवा नहीं की, उनकी 5 बेटियां हैं, उन्होंने भी नहीं उन्हें रखा, तो वो अपनी छोटी बहू के यहाँ आई है। बकायदा वो सेवा कर रही है, सासू माँ के साथ रह रही है, और स्कूल में पढ़ाने भी जाती है सुबह से, तो देख भी रही है। कल जैसे ही वो अपने बच्चों के साथ कहीं घर से बाहर हुई गई, तो उनकी सासू माँ ने बस खिड़की पर खड़ी थी, और सामने जो दीदी थी पड़ोस में, उनसे बात हो रही थी अगल बगल वालों से, कि मतलब जब तक घर में बहू है और सेवा कर रही हैं, ये उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस यही कह रही हैं क्या बताएं, हमारी बहू तो हमसे ज्यादा मतलब ही नहीं करती है, खाना तो दे देती है लेकिन बोलती नहीं है। ऐसा मतलब उन जैसे ही वो बहू गई है, जाने के बाद इतनी उनकी बुराई की। हालांकि वो आपको इस कंडीशन में, जहां आपकी बेटियों ने नहीं पूछा, बड़ी बहू ने नहीं पूछा, वहां आपको वो संभाल रही है, आपकी सेवा कर रही है, जैसे भी बन रहा है रख रही है। तो मैं यही देख पा रही हूँ कि उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं सुख में हूँ, मेरी बहू मुझे सुख में रखे है, मुझे आराम दे रही है, मेरी बेटियां भी मुझे देखने नहीं आ रही, फिर भी वो बहू की बुराई करने लगी हैं। और अगर थोड़ी सी ही बात कोई उनकी बहू से जाके कह दे, तो उन्हें ये भी दूर दूर तक मतलब एहसास नहीं है कि इस कंडीशन में मैं कहाँ जाऊंगी, अगर यही बहू मुझे ना रखेगी। स्वाभाविक है, आप बुराई करोगी तो उसे गुस्सा आएगा, घर में विवाद होगा। तो मतलब वो इतने सुख में होने के कारण कि बेटा बहू बहुत अच्छे से रख रहे हैं, और फिर भी उन्हें सुख की नहीं पड़ी है कि हम क्या है, वो ये चाहती हैं कि अरे बहू ऐसी है, अगर थोड़ा सा विवाद भी हो गया तो वो अपने ही सुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। कल मुझे यही समझ में आया। और अगले स्टेप की बात करूं कि संबंध व्यवस्था, सह अस्तित्व व्यवस्था या अव्यवस्था। तो संबंध में रह के हम व्यवस्था बना सकते हैं, और जहां हमारा संबंध ही ठीक नहीं है, विरोध चल रहा है, वहां व्यवस्था संभव नहीं है। और अगर व्यवस्था की बात मैं यहाँ करूं तो यहाँ व्यवस्था को मैं 2 प्रकार से समझ पा रही हूँ। एक है संबंध व्यवस्था, कि घर में हमारे सबके साथ संबंध अच्छे रहेंगे तो व्यवस्था अपने आप ही बन जाएगी। और दूसरा है घर की व्यवस्था या आवश्यकताएं। तो इस पे भी मैं अब ध्यान देने लगी हूँ। पहले जब से यूएचबी से जुड़ी हूँ, तो पहले ऐसा था कि मैं कहीं भी जाती थी तो बिना सोचे समझे मुझे मतलब बहुत सारा सामान, कपड़े शॉपिंग करने की आदत थी। फिर ये नहीं देखती थी मैं कि मुझे क्या चाहिए घर के लिए, ये जरूरी है या नहीं। अच्छा लगा ले लिया, ये किचन के लिए अच्छा है डिब्बा, ले लिया। तो ऐसे में बहुत शॉपिंग करती थी, बेवजह रख लो, जरूरत पे घर में काम आएगा, ऐसे करके मैं बहुत शॉपिंग करती थी। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जब दिवाली की सफाई होती है और जब काम करते हैं हम, परेशान होते हैं, उससे ज्यादा मैं देखती हूँ कि बहुत सारा सामान और ये प्लास्टिक की चीजें जो हम मतलब इकट्ठा करते जाते हैं, तो बहुत सारा बेकार ही निकलता है जो हमारे काम का नहीं रहता है। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि पहली बात तो ये प्लास्टिक है, इसका हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा कि उससे ज्यादा हमारा पैसा भी बर्बाद होता है। तो अब मैं व्यवस्था और आवश्यकताओं को बहुत सोच समझ के ही घर में देख पा रही हूँ। अगर कोई चीज की मुझे जरूरत है तो मैं लेती हूँ, अगर किसी चीज के बगैर चलना है तो मैं चला लेती हूँ। जैसे पहले किसी की भी शादी होती थी, भले ही दूर के रिश्तेदारों की भी बात करूं, तो पहले रहता था कि नहीं, नए कपड़े ही चाहिए, नई साड़ी ही चाहिए।
पर अब ऐसा नहीं है। अब मुझे लगता है कि एक रात की शादी के लिए हम कम से कम 8-9 हज़ार का खर्चा कर देते हैं, क्या काम का है? वो एक ही बार पहनेंगे, दोबारा हमारा मन भी नहीं होता है कि ये मैं पहन लिया है और ये सबने देख लिया है। तो इस पे भी मैंने काफ़ी सुधार किया है। अब मैं जो मेरे पास रखा रहता है, उसी का इस्तेमाल करती हूँ। और अब और सबसे ज़्यादा मैं अपना देखती हूँ तो बच्चों की शिक्षा की ओर देखती हूँ और बच्चों को देखती हूँ। तो ये मैंने अभी थोड़ा-सा व्यवस्था में और आवश्यकताओं में सुधार किया है। और सभी के साथ संबंध पूर्वक जीना है, विरोध नहीं है, मगर जीवन में आगे बढ़ना है या संबंध पूर्वक जीना है, तो सही समझ और मानव का मानव के प्रति संबंध है, तब हम सही समझ के साथ जी पाएँगे। और ये जो एक शब्द है, किसी से भी पूछेंगे कि हम कैसे रहना चाहते हैं, तो सभी कहेंगे हम संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं। लेकिन संबंध पूर्वक जी नहीं पाते हैं। इसका कारण यही है कि जब हम सामने वाले से अपना संबंध नहीं देखते हैं, हमारा भाव या तो विरोध में होता है या हम उन्हें दूर के समझते हैं, कौन हमारे अपने। जब तक हम किसी व्यक्ति से मानव का मानव के प्रति संबंध ना हो या संबंध पूर्वक ना रहें, तब तक हम एक व्यवस्था में नहीं रह सकते हैं, ना ही संबंध पूर्वक जीना संभव है। फिर वह चाहे हमारा घर हो, हमारा स्टाफ हो या जहाँ भी हम काम करते हैं। और इस बदलाव को मैंने अपनी जॉब में भी देखा है कि भाई अगर हम एक काम करने वाले अगर सदस्य देखेंगे तो थोड़ी-थोड़ी बातों पे हमारी बहस होती रहती है, संबंध बिगड़ते रहते हैं। यदि हम अपना समझ के संबंध पूर्वक जीते हैं, तो वहीं समस्या नहीं रहती है और व्यवस्था भी बन जाती है। तो इसको मैं आज के समय में देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ और जीवन में लाने का प्रयास भी कर रही हूँ। और यही बात मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ कि अभ्यास 2 में मैं चेतन और शरीर, मैं और शरीर दोनों अलग-अलग हैं, ये तो मैं समझ चुकी हूँ। स्वयं से शरीर को देखने का मेरा ध्यान जाने लगा है और शरीर और जीवन के बीच में सूचना का आदान-प्रदान होता है। जी, मैं 2 मिनट के लिए यहीं रोकती हूँ, मेरा बेटा कुछ कहने वाला है क्योंकि उसको एग्ज़ाम देने जाना है स्कूल। नमस्ते सभी को, मेरा नाम अथर्व यादव है। मैं 10 साल का हूँ। मेरी क्लास 5th में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम सीलिंग पब्लिक स्कूल है। मैं भीलवाड़ा और कानपुर में 2 यूएचवी शिविर की है। मैं नौगांव भी जाता हूँ। मुझे पेड़ पौधे पशु पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं। हम रोज घर में परिवार सभा करते हैं, आपस में बात करते हैं। सभी को धन्यवाद। नाम बताओ जब तक क्लास। मेरा नाम अवनी यादव है। मैं 8 साल की हूँ। मेरी क्लास 3rd है। मेरे स्कूल का नाम सीलिंग पब्लिक स्कूल है। मैंने 2 शिविर किए हैं, भीलवाड़ा में और कानपुर में। मैंने अपनी कॉपी भी बनाई है जिसमें यूएचवी की बातें लिखी हैं। हम परिवार सभा करते हैं सोने से पहले। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी। तो अभ्यास 2 में मैं चेतन और शरीर दोनों अलग हैं, ये मैं समझ पा रही हूँ। स्वयं से शरीर को देखने का मेरा ध्यान जाने लगा है। शरीर और जीवन के बीच में सूचना का आदान-प्रदान होता है और शरीर को चलाने का काम भी जीवन करता है, इसको मैं समझ पा रही हूँ क्योंकि निर्णय तो मेरा ही है। सूचना को पढ़ने, ना पढ़ने की चॉइस भी मेरी है। मैं चाहूँ तो इस पे ध्यान भी दे सकती हूँ, ना चाहूँ तो इस पे ध्यान नहीं दे सकती हूँ। इसको मैं समझ पा रही हूँ। मैं संवेदना हूँ या मेरे और संवेदना के बीच दूरी है, इस पर भी ध्यान जाने लगा है कि मेरे और संवेदना के बीच में दूरी है। तो मैं
जैसे सिर में दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, तो इस पे भी मेरा ध्यान जाने लगा है। बाहरी प्रभाव जो हमारे शरीर पर आता है, तो इसको मैं समझ पा रही हूँ कि बाहरी प्रभाव से भी कभी-कभी हम प्रभावित हो जाते हैं। संवेदना के स्रोत और मेरा निर्वाह, ये दोनों मौसम का प्रभाव, मतलब मौसम की बात करें तो जैसे मौसम का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है कि ठंड है तो हमें ठंड का एहसास होता है कि हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। तो इसको भी समझ पा रही हूँ। बाहरी प्रभाव और इसका निर्णय भी मेरा है कि कब मुझे गर्मी लग रही है तो मुझे कूलर पंखा की ज़रूरत है, और कब मुझे ठंड का एहसास हो रहा है, तो इसको भी मैं समझ पा रही हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ या परतंत्र हूँ, इसको मैं देख पा रही हूँ। जब मैं सही समझ के साथ रहती हूँ तो सुख में रहती हूँ, और जब मैं परतंत्र होती हूँ तो मैं दुखी होती हूँ। जब मैं दुखी होती हूँ तो सबको दुख देती हूँ। जैसा कि इस बात को मैं 2 परिचय शिविर में भी 2 वीडियो दिखाई गई हैं कि हम सुख में होते हैं तो एक सुख की चेन बनती जाती है, और जब हम दुख में होते हैं तो एक दुख की लंबी चेन बनती जाती है। और ये जहां तक मैं समझ पाई हूँ तो एक सच है। उसका प्रभाव हमारे आसपास के लोगों पर और कई लोगों पर पड़ता है, क्योंकि जैसा हमारे पास होगा वैसे ही हम सामने वाले को दे पाएंगे। और अभी जो मैं स्टेप की अभ्यास 1 और अभ्यास 2 की बात मैंने जो रखी है कि मैं स्वयं को देख पा रही हूँ, तो आज के समय की बात करूँ तो आज मेरे लिए मैं बहुत अच्छे से इन अभ्यास को समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। यहाँ तक कि भाव विचार में मैंने बदलाव भी आया है कि संबंध पूर्वक जीना है या नहीं जीना है। लेकिन जब हमारे घर में विरोध था, लड़ाई झगड़ा था, तो उस समय की बात करूं तो मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखती थी कि जब सामने वाला इतना विरोध में होता था तो सिर्फ विरोध ही लगता था। मुझे संबंध के भाव दूर दूर तक कहीं नहीं आती थी। ये लगता है कि जब सामने वाला इतने विरोध में है तो हम कैसे संबंध में रह सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए। धीरे धीरे मैंने अपने आप को उस माहौल में डाला। धीरे धीरे मैं यूएसबी की जब सुबह मॉर्निंग की क्लास होती थी तो मैं रोज अटेंड करती थी, तो उसका भी मेरे ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। और सबसे पहले काम मैंने अपने पर ही किया है। तो जैसे जैसे शुरुआत इस चीजों की तो सबसे पहले तो प्रभाव मेरे और पतिदेव के बीच में पड़ा है। धीरे धीरे माहौल सुधरा है। फिर यही प्रभाव मैंने बदलाव अपने ससुराल पक्ष जैसे सासू माँ ननद के लिए भी किया है, क्योंकि उनसे ही ज्यादा विवाद होता था। तो उनका ये रहता था कि उनका काम था खाली मुझे परेशान करना, और वो यही जानती थी कि अगर मैं थोड़ी सी इसको टेंशन दूंगी तो ये ऑटोमेटिक परेशान हो जाएगी, ये झगड़ा करेगी, ये बात करेगी। और ऐसा ही होता था। जब से मैं अपनी कमियां जान गई थी, अपनी कमियों को देख पा रही थी, तो मैंने उनकी काफी कुछ बातों को नजरअंदाज किया है। और जब मुझ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है बातों का, तो मैं सुख में रहने लगी। पहले मैं टेंशन में खाना भी नहीं खाती थी, तो मैं काफी बीमार रही हूँ। माइग्रेन की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, नागपुर तक मेरा इलाज चला। और यही कारण था कि वो मेरी कमी जानती थी। इसको गुस्सा बहुत आता है, लड़ाई होगी तो खाना नहीं खाएगी। तो जब मैं समझ पाई है कि इनको अच्छा लगता है मेरे बीमार रहने से, मेरी दुखी रहने से, ये खुश रहती हैं। यहाँ तक कि देखा जाए कि उस दिन तो घर में उन लोग की पार्टी ही होती थी कि आज तो कुछ अच्छा बनेगा। और अभी कुछ दिन पहले की ही बात कहूँ तो घर में एक छोटा सा विवाद ही हुआ था सास ननद को लेने। हालांकि उनका पहले से ही एक क्लियर रहता है कि मुझे घर में आज इस बात को लेके विवाद करना है। तो काफी दिनों तक तो हमने ध्यान नहीं दिया उन बातों पे। फिर वो थोड़ी सी चर्चा में विवाद बढ़ गया। तो इतना सास और नंद ने काफी बातें की, बहस हुई, लेकिन पति देव तो मेरे कुछ बोलते ही नहीं है। बहुत मतलब ऐसा बेटा मैं कहूँ तो मुश्किल है कि कोई ऐसा बेटा होगा कि जिसकी माँ इतनी तेज और खतरनाक है और कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो बात नहीं हुई। फिर भी उन्हें बहुत अच्छा लगा। उस दिन हम लोग परेशान रहे, हमारे बच्चे भी परेशान रहे, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लगा। आज विवाद हुआ, आज घर में पार्टी होगी, आज घर में पनीर बनेगा। और मैं भी प्रभावित तो नहीं होती हूँ पहले जैसे, जैसे पहले हो जाती थी कि तुरंत क्रोध ही आता था, एकदम विरोध ही दिखता था। लेकिन थोड़ा सा
प्रभाव इसलिए थोड़ा-सा प्रभावित हो जाती हूँ, 1-2 दिन में दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं सामने वाले के साथ संबंध पूर्वक रह रही हूँ, मानवता दिखा रही हूँ, इतना बदलाव करने के बाद भी इन लोग पर कोई असर नहीं है, इन लोग का स्वभाव ही है। तो 1-2 दिन मैं सोचती रहती हूँ और बाद में मैं कहीं न कहीं इस सोच को बदल भी देती हूँ क्योंकि उनके संस्कारों में है। भाई जो महिला 60 साल तक की उम्र तक एक सी ही रही हैं, वो अपने पिता के लिए भी ऐसे ही नेचर की हैं, अपनी माँ के लिए भी, उनका नेचर ही है। तो कहीं न कहीं मैं अपने आप को समझा लेती हूँ और वो भाव अपने आप खत्म होने लगता है। दूसरा कि पहले बहुत प्रभाव पड़ता था, खाना ना खाना, बीमार हो जाना, लेकिन अब ऐसा नहीं हूँ। अपने बच्चों को देखती हूँ और उस भाव को, विचार को, क्योंकि निर्णय मेरा है। मैं चाहूँ तो इन विचारों को चला के टेंशन में भी रह सकती हूँ या इन विचारों को बदल के अपना देख के शांति भी रह सकती हूँ क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव मेरे बच्चों पे पड़ता है। तो मैं अब इतना ध्यान नहीं देती हूँ और पहले से काफ़ी सुधार है हमारे संबंधों में और बच्चे भी जिस तब जैसे जब भी समय मिलता है पतिदेव को या मैं तो परिवार सभाओं की बात होती है और हर निर्णय में जब भी परेशान होती हूँ तो मैं भाभी जी से श्रीमती अरुणा परमार जी से उस बारे में अपनी बात जरूर रखूंगी, समझूंगी दिन में मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं जब भी टेंशन में हूँ या किस बात को लेके घर में विवाद हुआ है तो मैं सोच विचार करती हूँ। इस पे मेरा ध्यान जाने लगा है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की और इस पे उनसे बात करती हूँ, अपनी बात रखती हूँ और काफ़ी सुधार है मेरे जीवन में और मेरे बच्चों में भी काफ़ी सुधार है। अब उन्हें जैसा समझाते हैं, तो वैसा वो समझ रहे हैं और सभी से मेरा घर में भी हो या मेरी भाभियाँ भी हों, जब भी कोई बात होती है, तो बड़े आराम से ही मैं एक संबंध पूर्वक उनसे बात करती हूँ। तो इसलिए ये अपनी बात को मैं यहीं रोकती हूँ। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और भाई साहब और भाभी का विशेष धन्यवाद क्योंकि उनके माध्यम से ही मैं यूएचबी से जुड़ी हूँ और आज हमारे घर में, बच्चों में जो भी बदलाव है, उन्हीं के कारण है। उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद भैया, धन्यवाद दीदी और बच्चों को भी बहुत बढ़िया शेयरिंग रही। अनिल भैया आपको माइक दिया है। नमस्ते, नमस्ते भैया सभी को। दीदी और भैया की और बच्चों की सबके शेयरिंग सुनी मैंने, बहुत अच्छा लगा। एक प्रश्न यही है कि यदि अपन अपने संस्कार के प्रति जागृत न रहें तो निश्चित रूप से तकलीफ होती ही है। तो यही इतना अपन कह रहे हैं कि अपनी सासू माँ इतनी डेंजर है और जी। उनका बेटा इतना अच्छा है, तो जी। कभी ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो संस्कार है कि लोग उनको वृद्धाश्रम में डाल देते हैं जी, जी। और कभी ऐसा लगता है कि उनको अपने साथ ही रखना पड़ता है और कभी लगता है कि अपने साथ होना चाहिए। तो अपने सभी को स्पोर्ट्स के माध्यम से आपसे मैं थोड़ी जानकारी लेना चाहता हूँ, ये तीन चीजों को अपन कैसे संभालें। क्योंकि कभी कभी होता है, जैसे अभी मेरे माता पिता नहीं रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ रहना चाहते थे या नहीं थे, या परिस्थितिवश मैं उनको अपने साथ न रख पाया। तो दीदी और भैया सभी से थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। जी भैया। भैया मैं अगर अपनी सासू माँ के बारे में बात करूं तो पहले जब मैं विरोध में रहती थी तो मैं तो एकदम क्लियर कहती थी कि इनके साथ तो मेरा रहना बिल्कुल भी नहीं है और अभी भी मैं कहती हूँ ये रूप बहुत देख के कि हम इतने परेशान रहते हैं, किसी चीज पर आश्रित भी नहीं है कि भाई आप हमें कुछ दीजिए, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि अगर मैंने उनकी बहुत अच्छाइयां देखी हैं और उन अच्छाइयों को मैंने ग्रहण भी किया है और मैं बहुत कामयाब भी हूँ, तो मैं गुस्से में ज़रूर कह देती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इनके माँ-बाप के साथ मुझे रहना पड़ेगा, मैं रहूँगी, उनकी सेवा भी करूँगी, ये मैं इतना क्लियर कह सकती हूँ क्योंकि उनमें बुराइयों के साथ बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं जिन्हें मैं देख पा रही हूँ।
और उनका जो थोड़ा रहता है ना विरोध, थोड़ी देर का रहता है। और मेरे बच्चे भी इतना सब कुछ होने के बाद भी वो दादा-दादी को बहुत प्यार करते हैं, दादा-दादी से बात भी करते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चों को उनसे दूर रखूँ। बाकी उनकी मर्ज़ी है, अगर उन्हें लगता है कि बेटा-बहू को साथ नहीं रहना है, जब वो खुद ही कह देंगी कि घर से निकलो, तब हम सोचेंगे, वरना अभी तो ये विचार है कि उनके साथ रहना है। माता-पिता हैं, हम उनकी सेवा भी करेंगे, यही विचार है। जी, धन्यवाद जी, जी धन्यवाद भैया। सभी। जी। जी, धन्यवाद दीदी। तो मैं अभी शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी हमें गाइड करे। जी नमस्ते सबको। नमस्ते अजय जी और मुन्नी जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। अच्छा लगा आप लोगों की पारिवारिक शेयरिंग सुन के, और धीरे धीरे आप में जो बदलाव आ रहे हैं उन पर भी ध्यान जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत सारा काम अपने अंदर हो ही रहा है, धीरे धीरे ही ये प्रोग्रेस होता है। तो अगर मैं अजय जी की बात करूं तो उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं, उनमें जो ग्रोथ हो रही है, वो धीरे धीरे उसको अपने शेयरिंग में भी रख पा रहे हैं, दिखाई दे रहा है। वापस जाके आपकी शेयरिंग से जो हमें मालूम पड़ा, अगर शुरुआती दौर को देखें तो बहुत सारा उतार चढ़ाव था जीवन में, और बहुत सारा दुख भी था जिसको हम लोग झेल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आप में धीरे धीरे समझ बढ़ रही है, संस्कार बदल रहे हैं, आप इन चीजों को बदल पाए हैं। अपने अंदर जो आपका जो आप में विचार चलते हैं, उनको भी आपने कुछ काफी हद तक रखा, और जिस तरीके से आप अपनी भागीदारी को भी देख पा रहे हैं समाज में, कि सकारात्मक न्यूज़ हम दें तो उसका प्रभाव भी लोगों पर पड़ता है। नकारात्मक जब देते हैं तो उसका जो प्रभाव पड़ता है उससे बहुत लोग दुखी भी हो जाते हैं, और अक्सर हम एक तरह से जो चीज़ सही नहीं है उसको प्रमोट करते जाते हैं। तो ये सब बातें आपने बहुत सरल और सहज ढंग से रख दी, और मुझे लगता है कि आप में जो आराम की स्थिति है वो बहुत बढ़ रही होगी। ऐसा मुझे दिखाई देता है। आपने पूरे जो एक्सरसाइज 1 और 2 है उनके भी बिंदुओं पर बहुत अच्छे से बात को रखा, तो बहुत बढ़िया लगा आपकी शेयरिंग। आपको बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद शेयरिंग के लिए। थैंक यू दीदी। जी। और मोहिनी जी, मैं कहूँगी कि आपने जिस तरह से बच्चों को संवारा है, सिखाया है, बच्चों को भी मतलब प्रेरित किया कि शेयरिंग करो। अक्सर बच्चे अलग हट जाते हैं, और ये मुझे लगता है ये सभी मतलब भगवान सिंह जी और उनके परिवार की देन है कि इतने सारे लोगों को वो जोड़ पाए हैं, और परिवारों को एक सहज ढंग से सुखी कर पाए हैं। हालांकि हम दूसरे को सुखी नहीं मतलब हम प्रयास कर सकते हैं, बट दूसरा सुखी तभी होगा जब उसके अंदर वो सही भाव रखेगा। लेकिन बहुत सारा उनसे जो सीख मिली है आपके परिवार को, और इससे जो आगे आप और परिवारों को जोड़ रहे हैं और औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय है। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, और आप इसमें लगे रहें, जुड़े रहें। एक बात जो अनिल जी की थी पेरेंट्स को लेके, उसको भी मैं रख देना चाहूंगी कि कभी भी हम देखते हैं दूसरा कुछ चिल्ला दे रहा है या दूसरा हमें बुरा भला कह रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी स्थिति है, वो स्थिति दर्शा रहा है। लेकिन जब हम अपना संबंध देखते हैं तो हमारी जो सहज स्वीकृति है वो बदलती नहीं है।
तो हमें दिखाई दे कि हमारा संबंध सबके साथ है। और जो मेरे पति या पत्नी के माँ बाप हैं, वो एक तरह से मेरे लिए भी, अगर मैं अपने माँ बाप की तरह सोचूं, तो क्या मेरा भाव मेरे माँ बाप के लिए और मेरे सास ससुर के लिए एक जैसा बनता है या नहीं? ये जो चीज है ना, इस पर हम गौर करेंगे तो हो सकता है हमें दिखे कि कई बार हम उनसे प्रभावित होकर अपने भाव को बिगाड़ लेते हैं। लेकिन ये जो भाव बिगड़ना है, ये उनकी वजह से हो रहा है या ये मेरे अंदर जो संस्कार है उसके कारण हो रहा है? इसको भी थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ेगा। जो अनिल जी का प्रश्न था कि पेरेंट्स के लिए, तो हम अपने लिए देखें, हमारी सेहत स्वीकृति क्या होगी कि हम अपने बच्चों के साथ एक भरे पूरे संस्कार के एक पूरे परिवार में रहें या हम अलग अलग रहें। तो जो भी हमारी सेहत स्वीकृति है वही दूसरे की भी सेहत स्वीकृति है। भले ही हम लोगों में आपस में वो योग्यता नहीं बन पा रही, लेकिन पहल कहाँ से होगी? तो अगर दूसरा बहुत वर्षों से वही संस्कार लेके जा रहा है और उसमें समझ बढ़ाने के अभी तरीके उसको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हम तो जो समझ पर काम कर रहे हैं, हम तो देखें कि हमारा भाव जो बिगड़ रहा है उसके कारण चीजें, रिश्ते बिगड़ते हैं। अगर हम बाहर ऊपर ऊपर से पैर छूते हैं या सेवा करते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन अंदर भाव ठीक नहीं है, तो वहां ना तो हम सुखी हैं और हमें लगता तो है कि हमने बहुत कुछ किया है दूसरे के लिए, लेकिन वो भाव कहीं ना कहीं दूसरे तक पहुंचता है और चीजें फिर सुधर नहीं पाती ठीक से। ऊपरी ऊपरी तौर पर लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन चीजें पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती। इसी तरह जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना बहुत सारा ये जो करते हैं पढ़ाई के लिए, अच्छे स्कूलों में डालना, उनकी जो सुविधा की नीड है उसको पूरा करना, तो हमें लगता है हम बच्चों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा भाव उनके साथ सही नहीं है कभी भी, तो बच्चों को वो खलता है। तो जैसे कि हम चाहते तो हैं अपने बच्चों के साथ ना सही से रहना, और हम अगर अपने आप से पूछें तो हमारी सेहत स्वीकृति तो है ही कि बच्चों के लिए हम सब करें, और कहीं ना कहीं वो भी ध्यान रहे कि हम उनको गाइड करें, उनको ठीक मार्ग दिखाएं। और कभी कभी जब गुस्सा आता है किन चीजों पर, तो उस पर भी ध्यान जाए कि ये मुझे गुस्सा क्यों आया, मेरे में कौन सा संस्कार है जिसके कारण मेरा भाव बदला। अगर मेरे में भाव स्थिर होता तो मैं बाहर से प्रभावित ना होती या होता। तो ये सब बातें भी थोड़ा थोड़ा हम लोग अपने लिए देखने का प्रयास कर सकते हैं। समय तो हुआ है, बट मैं थोड़ा शायद ज्यादा समय ले ली, लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगी कि दोनों अजय जी और मोहिनी जी की जो प्रस्तुति थी बहुत सरल सहज ढंग से एक ईमानदारी के साथ की गई शेयरिंग थी। आप दोनों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामना, आगे के लिए भी बहुत शुभकामना। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्ते। नमस्ते। जी दीदी, धन्यवाद। चैट बॉक्स में कुछ मैसेजेस है। एक मैसेज तो हमारी जो नेक्स्ट 14 बैच शुरू हो रही है उसके कॉलिंग के बारे में है। जैसे हम सभी जानते हैं, वॉलेंटियर्स इस 14 बैच में सदस्यों को जुड़ने के लिए कॉलिंग कर रहे हैं। तो हम में से जो भी साथी इसमें अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, मतलब जो प्रीवियस अभी ये जो 4th मंथ में जो भी सदस्यों ने ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स किए होंगे, उनको कॉल करके हम इस मॉर्निंग मीटिंग के बारे में उनको जानकारी देते हैं और उनको
इस बात को रखते हैं कि आप इस मॉर्निंग मीटिंग को जरूर ज्वाइन करें। ये बात उनके साथ में शेयर करनी होती है। तो ये कॉलिंग का जो पार्ट है, इसमें जो भी साथी अपनी भागीदारी को निभाना चाहते, कॉलिंग करना चाहते, वो कृपया अपना नाम वॉलंटियर्स के पास दे सकते हैं। साथ में ही जो शेड्यूल है वो अवेलेबल है इसका शेयरिंग का। हिंदी में तो सारे स्लॉट्स फुल हो गए, इंग्लिश में कुछ स्लॉट्स बाकी है। तो अभी भी हम में से जो साथी अपनी शेयरिंग को रखना चाहते हैं वो अपना नाम दे सकते हैं। जो शेयरिंग की शेड्यूलिंग है वो कल इस तरह से होगी। कल इंग्लिश सत्र में उषा दीदी अपनी बात को रखेगी और हिंदी सत्र में अंजलि दीदी और श्रीलेखा दीदी अपनी बात को रखेगी। तो सभी का फिर एक बार धन्यवाद, नमस्ते। तो दीदी क्या आज के लिए हम रुक सकते हैं? जी रोक सकते हैं। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते।